जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही आनंदमय होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगी, आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एक बहुत ही खास विषय को लेकर आए हैं आपके सामने। आपको पता ही होगा, पिछले 2 से 3 माह से एक शब्द बहुत ही चर्चा में था, है ना। चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि इसका ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ था मध्य प्रदेश की झीलों की नगरी भोपाल में। मध्य प्रदेश में किसकी नगरी भैया? झीलों की नगरी भोपाल में। भोपाल को दशकों तक भोपाल गैस त्रासदी के कलंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ जिसका नाम है GIS। इसके बारे में हम सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर GIS है क्या। ये जो शब्द है GIS आखिर है क्या? क्या है GIS? क्या ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसका मतलब? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है भैया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। इसका सरल और सीधा सा मतलब है, फुल फॉर्म है इसका ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। अब ये बताइए आप लोगों को, सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा इसका फुल फॉर्म क्या है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जिसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक निवेश सम्मेलन, है ना, वैश्विक निवेश सम्मेलन। तो अब यहाँ शब्द उठता है कि आखिर वैश्विक स्तर पर क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए, 2 तरीके की बात होती है, एक होता है रीजनल और एक होता है वैश्विक। तो भैया रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आखिर हो रहा है हमारे यहाँ? बिल्कुल हो रहा है। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी हो रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, GIS बोले तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कराने का सीधा सा मतलब है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, आपको पता ही होगा हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। आपको पता होगा ये जो दूसरा सेक्टर है हमारा काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ द्वितीयक जो क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र में भी अगर मैं बात करूँ तो आपसे उद्योग काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अब उद्योग पिछड़ा हुआ है तो उद्योगों को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। उद्योग जब आगे बढ़ेगा तो रोजगार सृजन होगा, जब रोजगार सृजन होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी वो कहाँ डालेंगे पैसा भैया? वो डालेंगे पैसा बैंक में। बैंक वही पैसा लोन के रूप में किसको देगा? इन्वेस्टर्स को देगा। और इस प्रकार से क्या होगा? आय का हमारा चक्रीय प्रवाह होगा। अब इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब देखिए, दूसरी बात ये भी है कि काफ़ी समय से आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो SDG की रिपोर्ट आती है, SDG की जो SDG इंडिया रिपोर्ट है, SDG इंडिया इंडेक्स है, SDG इंडिया इंडेक्स में जो अभी 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 जस्ट रिपोर्ट आई है, चौथी बार रिपोर्ट आई है, उसमें आपने देखा होगा कि जो 9वें क्रमांक का SDG है ना, 9वें नंबर का SDG है, जिसमें क्या है, III इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, फिर इंडस्ट्री और इनोवेशन, III के नाम से अपन इसको जानते हैं। इसमें मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का केवल और केवल स्कोर यहाँ है 39। इसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग है परफॉर्मर की। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश इसमें कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पास रैंक ही देख लीजिए ना, परफॉर्मर की है, हमारे यहाँ पिछड़ा हुआ है, लोग आ नहीं रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को तो बुलाना पड़ेगा ना, क्योंकि विकास कराना है, और विकास कैसे होगा? जब इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? जब हम लोग समिट का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, है ना, समिट ऑर्गेनाइज करेंगे। और समिट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लाना होगा। तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हम क्या किए? इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए दोस्तों हमने क्या किया है, GIS का ऑर्गेनाइजेशन, GIS ऑर्गेनाइज कराया है। कहाँ? अपने प्यारे शहर भोपाल में। यहाँ तक की बात आपको निश्चित रूप से क्लियर होगी, है ना। अब कहाँ कराया है हमने? भोपाल में, जिसका क्या नाम है भैया? झीलों की नगरी भोपाल में। अब देखिए, भोपाल में जब ऑर्गेनाइज हुआ तो आपको मैंने पहले ही बताया, अभी तक किसके नाम से जानते थे? भोपाल गैस त्रासदी के नाम से। तो क्या इतने जल्दी इन्वेस्टर आएंगे? नहीं आएंगे।
तो इन्वेस्टर को सबसे पहले बुलाने के लिए हमने खूब प्रचार प्रसार किया। खुद हमारे सीएम बाबू कहाँ कहाँ गए आपको पता होगा, 3 जगहों की उन्होंने यात्रा की। कहाँ कहाँ की यात्रा की आपको पता होगा, वो ब्रिटेन गए। कहाँ गए भैया? ब्रिटेन गए। ब्रिटेन गए आपको पता होगा। ब्रिटेन के बाद वो गए जर्मनी, वहाँ के इन्वेस्टर्स से मिले, जर्मनी के इन्वेस्टर्स से मिले। जर्मनी जाने के बाद वो कहाँ गए? जापान गए, बिल्कुल, है ना, ये तीनों जगह में गए। यहाँ के सभी निवेशकों को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप आइए हमारे प्यारे शहर भोपाल में आइए और यहाँ आकर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि हम यहाँ पास कितने का, हम यहाँ पास भूमि बैंक अर्थात लैंड बैंक बनाए हुए हैं 1 लाख एकड़ का। 1 लाख एकड़ भूमि का लैंड बैंक बनाए हुए हैं, 1 लाख एकड़ भूमि का। क्योंकि भाई कोई आएगा तो बहुत सारी रियायतें मिलेंगी उसको ना, तब तो वहाँ यहाँ आकर अपना वो इन्वेस्टर क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, है ना, ऐसे तो नहीं कर देंगे भाई कोई भी। तो ये तो रही बात भोपाल की, जहाँ पास सभी को बुलाना है। अब इसमें खास क्या था, है ना, खास क्या था? खास इसकी थीम में ही खास है दोस्तों। देखिए थीम में ही इसकी खास है, क्योंकि इसकी थीम थी इस बार की अनंत संभावनाएं। क्या थी इसकी थीम भैया? अनंत संभावनाएं। तो बिल्कुल किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि मध्य प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं। किस चीज़ की? देखिए यहाँ पास आपके वन है, खनिज है, पर्यटन है ना, सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही अच्छा प्लेस माना जाता है हमारा कौन सा? मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल लोग भी आएंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार भी होंगे। और आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि मध्य प्रदेश पिछड़ गया था किसमें भैया? उद्योग में काफ़ी पिछड़ा हुआ है द्वितीय क्षेत्र में। अगर मैं आपको एक कंपैरिजन के अध्ययन से बताऊं तो 2011-12 में, है ना, 2011-12 में द्वितीय क्षेत्र में जो स्थिरता थी हमारी, है ना, स्थिर अनुपात पे, तो 24.75% थी। वो 2023-24 में आकर, है ना, 23-24 या 22-23 कह लें अपन, तो यहाँ आकर कितनी हो गई? 18.47। अब आप देख लीजिए, ये यहाँ से आंकड़ा बढ़ना चाहिए तो ये पिछड़ गया है। देखिए इकोनॉमी में अगर बढ़ना है तो प्राथमिक बढ़े, फिर उसके बाद द्वितीयक बढ़े, उसके बाद तृतीयक बढ़े। हमने क्या किया? डायरेक्ट पहले के बाद में तीसरे में छलांग लगा ली। कहीं ना कहीं ये जो दूसरा क्षेत्र जो हमारा पिछड़ गया है, इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। अगर ये नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ कैसे होगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो ग्रोथ को अगर बढ़ाना है तो द्वितीय क्षेत्र में ध्यान देना होगा। इसीलिए हमारी सरकार ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी है भैया? तो भैया इसको उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। देखिए मैं आपको यहाँ बिल्कुल नहीं बताने आया हूँ फैक्ट वाली चीज़ें, मैं आपको समझाने आया हूँ कि आखिर जीआईएस का ऑर्गेनाइजेशन क्यों हो रहा है और उसके पीछे उद्देश्य क्या है। अरे भाई हुआ तो 2023 में भी था, हो तो पिछले 7 बार से रहा है। आप इस बात को समझिए कि हो तो पिछले 7 बार से रहा है, तो इस बार का ही इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर ये 8वां बार का जो भोपाल में ऑर्गेनाइज हुआ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? सरकार क्यों इतना ध्यान दे रही है? भाई लोगों के आने के पहले, अतिथियों के आने के पहले रोड में 24 घंटा काम चल रहा है। भोपाल से हमने आंखों देखा हाल, आपको बता रहा हूँ कि इतना काम चल रहा है कि कुछ कहने को नहीं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी तोड़ के नई अच्छी चीज़ें लगाई जा रही हैं। समझ रहे हैं आप? तो 8वां ऑर्गेनाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो उद्योग है, उद्योग जगत है, द्वितीय क्षेत्र है, वो पिछड़ चुका है। उसको आगे बढ़ाना है, लोगों को रोजगार देना है। इसलिए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए हमारी झीलों की नगरी भोपाल में बुलाया जा रहा है इन्वेस्टर्स को। आप मेरी बात कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे। बिल्कुल। अब देखिए इसके लिए और भी प्रचार प्रसार किया गया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत। इसके तहत देखिए कुछ चीज़ें और की गई। मैं आपको बताऊं तो देखिए रोड शो का भी आयोजन किया गया, जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। जैसे कि आप जानते होंगे मुंबई में रोड शो का आयोजन किया गया कि भाई इससे भी इन्वेस्टर आएँ और मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें।
कोयम्बटूर में भी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए रोड शो का आयोजन किया गया। साथ ही साथ भैया कोलकाता में भी किया गया। कहाँ किया गया? कोलकाता में भी किया गया इसी प्रकार का फंक्शन। फिर उसके बाद भैया बेंगलुरु में किया गया, है ना, बेंगलुरु में भी किया गया। बेंगलुरु के बाद भैया न्यू दिल्ली में भी किया गया। फिर उसके बाद पुणे में किया गया। इस प्रकार से 6 रोड शो का आयोजन किया गया। 6 रोड शो का आयोजन किया गया। आपको और बता दूं, निवेश को आकर्षित करने के लिए हमने भैया रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई, है ना, क्षेत्रीय निवेश सम्मेलन भी कराया। क्षेत्रीय निवेश सम्मेलन आपको पता ही होगा 2024 में हमने 6 जगहों पे कराया और 2025 में अभी हाल ही में कराया। उस संभाग का नाम है शहडोल। 2025 में एक ही जगह कराया जो 16 जनवरी को हुआ हमारे शहडोल में। और यहाँ जो 6 जगहों का कराया गया वो भी देख लीजिए आप लगे हाथ, ये भी आ सकता है प्रश्न। तो सबसे पहले बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ, है ना, उज्जैन में हुआ। फिर जबलपुर में भी हुआ, है ना, जबलपुर में हुआ। फिर उसके बाद भैया ग्वालियर में हुआ, ये तो आपको पता ही होगा। फिर सागर में हुआ, फिर रीवा में हुआ, उसके पश्चात हुआ हमारे भैया नर्मदापुरम में। तो इस प्रकार से 7 जगहों में क्या हुआ? रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। और सबसे शुरू में ही मैंने आपको बताया था प्रचार की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या किया गया? हमारे सीएम बाबू कहाँ गए थे? 3 जगह गए थे, मैं आपको बताया हूँ, है ना। विदेशों की यात्रा की, विदेशों से निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया गया, है ना। उनका सीधा सा मकसद था कि विदेशी आएँ और मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है द्वितीयक क्षेत्र में। तो द्वितीयक क्षेत्र को आगे ले जाना है, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं आगे की बात कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य तो देखो, इसका उद्देश्य सीधा सा है जीआईएस का सीधा सा उद्देश्य है। जीआईएस का अगर मैं आपको उद्देश्य बताना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं उद्देश्य कि विदेशी निवेशकों को एक जगह पर आकर्षित करना, जिससे वो क्या कर सकें? अधिकाधिक निवेश कर सकें। अब भाई इसका कुछ लक्ष्य भी तो होगा मध्य प्रदेश सरकार का कुछ लक्ष्य भी तो होगा। तो आप बिल्कुल इस बात से ऐतराज़ नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी लक्ष्य नहीं है। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। तो मध्य प्रदेश सरकार का आखिर लक्ष्य क्या है? तो देखो बेटा, मध्य प्रदेश सरकार का सीधा सा लक्ष्य है कि हमको 2.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है। कब तक? 2047 तक। 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की हमको क्या बनानी है? मध्य प्रदेश की इकोनॉमी बनानी है। अब आपको मैं बता दूं, इकोनॉमी जब बनानी है, आपको पता ही होगा ना, यहाँ लिख देता हूँ आपकी सहजता के लिए। 1 ट्रिलियन डॉलर में क्या होता है ना? 1 ट्रिलियन डॉलर बराबर 10 टू पावर 12 होती है, ठीक है ना। 10 टू पावर 12 अर्थात इसको बोलते हैं 10 खरब, है ना। आपकी सहजता के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आपने तो देख लिया। अब आपके लिए जानने योग्य बात यह है कि आखिर इसमें कितने लोग सहभागी हुए, है ना। आखिर कितने लोग सहभागी हुए, आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग आखिर आए, इसमें कितने डेलीगेट्स आए, कितने बिजनेस टाइकून्स आए, है ना। तो आप जानिए भैया कि इसमें समथिंग 18,000 से भी अधिक डेलीगेट्स आए। लगभग 6,000 तो 24 तारीख को ही आ गए थे। देखिए 24-25 फरवरी को ऑर्गेनाइज हुआ, 24 और 25 फरवरी को ऑर्गेनाइज हुआ, तो 24 फरवरी को ही 6,000 डेलीगेट्स आ गए। बाकी बचे हुए कब आए? हमारे 25 फरवरी को। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा 60 से भी अधिक विदेशी निवेशक आए। 60 से भी अधिक देशों के क्या आए? विदेशी निवेशक आए। आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बात करें अगर अपन, तो आप देखिए इसमें कई तरह का इन्वेस्टमेंट आया हमारे यहाँ, है ना। कई तरह का इन्वेस्टमेंट आया जिसको आप सीधा सा समझ सकते हैं। वाली फाइल ही चले गई, कोई बात नहीं, हमको याद है, लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आया। तो देखो भैया, अगर आप बात करेंगे कितना निवेश आया और इससे कितने रोजगार सृजित हुए,
अगर मैं आपसे सीधा सीधा बात करूं कितना निवेश आया और कितना रोजगार सृजित हुआ इससे, तो सीधी सी बात है भैया, सीधी सी बात है, इसमें आया भैया 26.77 लाख, 26 पॉइंट, अगर आपको मैं टोटल ही बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, टोटल ही बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें निवेश आया दोस्तों 30.77 लाख करोड़ का, लाख 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 करोड़, है ना, लाख लाख करोड़, 30.77 लाख करोड़, आप इसको लिख सकते हैं 30.77 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद इससे उन्होंने कहा कि कितना रोजगार सृजित होगा, इससे रोजगार भैया 21 लाख रोजगार सृजित होगा, अर्थात इतने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या इतने लोगों को मिल गया? क्या इतने लोगों का साइन हो गया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पास आपको एक शब्द समझना होगा, यहाँ पास एक शब्द होता है MOU, जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात सारी कंपनियां मिलके बोल रही हैं हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कर दिया क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया है। जब यही प्रक्रिया MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, अर्थात जब लिखित रूप से हस्तलिखित रूप से साइन हो जाएगा, हस्तलिखित रूप से साइन हो जाएगा, तब आप मानिएगा कि क्या हो गया, इतना इन्वेस्टमेंट हो गया। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट के साथ इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी मिल गया क्या? बिल्कुल नहीं मिला है। अभी कहाँ चल रही है, ऐसे तीर खींचा है, बस तीर जाने ही वाला है ना, अभी सिर्फ बातें चल रही है ना, लिखित में कुछ भी नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन मध्य प्रदेश ने कुछ रिकॉर्ड भी बनाया है भैया। ऐसा करते हुए मध्य प्रदेश ने एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया, आपको बताऊँ मैं, तो सुनिए। गुजरात को हमने पीछे छोड़ दिया है, ये जो MOU में है ना, निवेश को आकर्षित करने में हमने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि हम जब निवेश की बात कर रहे हैं तो गुजरात को हमने पीछे छोड़कर हम 3rd स्थान पर आ गए हैं भैया निवेश को आकर्षित करने में, निवेश को आकर्षित करने में 30.77 है हमारा, जबकि गुजरात हमसे पीछे हो गया। और ध्यान रखिए हम तीसरे में है, तो आपको जानना होगा कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है भैया यूपी, निवेश को आकर्षित करने में, है ना, GIS को आकर्षित करने में सबसे पहले स्थान पर है यूपी, और दूसरा है हमारा प्यारा राजस्थान, ठीक है ना भैया। तो आप इसको भी याद रखिएगा, है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। अब आपको ये जानना जरूरी होगा कि इसमें और कौन कौन सी खास बातें थी जो GIS को फेमस बनाती हैं। तो देखिए भैया, कुछ योजनाओं को इसके तहत लॉन्च किया गया, है ना, कुछ योजनाओं को इसके तहत लॉन्च किया गया। तो आखिर कौन कौन सी योजनाएं थी? तो देखिए कुछ योजनाओं को इसमें लॉन्च किया गया, उन योजनाओं की चर्चा कर लेते हैं अपन, है ना। इसमें 18 योजनाओं को मोदी जी के द्वारा, किसके द्वारा भैया? मोदी जी के द्वारा डिजिटल क्लिक के माध्यम से लॉन्च किया गया। उन 18 योजनाओं को आप देख लीजिए, हर योजना कहा जाए नीति, है ना, नीति कहना उचित होगा, क्योंकि नीतियों को लॉन्च किया गया है। तो कौन कौन सी नीति है? तो भैया हमारी पहली नीति है मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है? उद्योग। तो योजनाएं किसके लिए बनेंगी? उद्योग के लिए। तो पहली कौन सी है? मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। दूसरी कौन सी है भैया? लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना है, इसलिए कौन सी नीति आई है भैया? मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति। और देखिए ये सारी नीतियों को 24 तारीख को लॉन्च किया गया, क्योंकि 24 और 25 फरवरी को होना है, कि 24 तारीख को और पता चल जाए निवेशकों को कि क्या क्या हमको राहत मिलने वाली है, क्या क्या हमको राहत मिलने वाली है। तो बिल्कुल दिमाग देखिए सरकार का, सरकार और भी पहले ला सकती थी ना, लेकिन कब ला रही है? जब निवेशक आएंगे। कितने निवेशक आए? मैं आपको बताया 60 से अधिक देशों के, 60 से अधिक देशों को बताया। फिर उसके बाद कितने बताया मैं आपको, कितने बताया? 60 से अधिक देशों के 18,000 से अधिक डेलीगेट्स आए, तो इसलिए उस टाइम पे लाई गई। तीसरी है हमारी मध्य प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन। भाई क्योंकि हमको निर्यात ज़्यादा करना है ना, निर्यात ज़्यादा करना है, आयात कम करना है ना, इसलिए कौन सी नीति आई है? निर्यात प्रोत्साहन नीति। चौथी आई है हमारी भैया, देखिए MSME नीति कुछ ही टाइम पहले आई थी, लेकिन विकास को बढ़ावा देना है, तो इसलिए इसको
नए तरीके से लाया गया। एमएसएमई नीति, एमएसएमई का दायरा, एमएसएमई की जो लिमिट है केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में बढ़ा दी है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। सब 4 गुना कर दी गई है। जैसे 2.4 करोड़ है तो 10 करोड़, तो आप वो अलग विषय है, अलग विषय। दैट मीन्स कि आप इंडियन इकोनॉमी में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी अभी सरकार ने चेंज किया है तो पूछ सकता है ना, पूछ सकता है आपसे, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल चलिए अपन बाकी की देख लेते हैं ना, बाकी की नीतियों को देख लेते हैं। बाकी देखिए, फिर उसके बाद हमारी एक इम्पॉर्टेंट नीति है जिसका नाम क्या है भैया, जिसका नाम क्या है भैया, मध्य प्रदेश पर्यटन नीति। फिर फिल्म प्रोत्साहन नीति, फिल्म प्रोत्साहन नीति, पर्यटन नीति, क्योंकि मध्य प्रदेश में पर्यटन की क्या है भैया, असीम संभावना है, पर्यटन की असीम संभावना है। बहरहाल पर्यटन किस क्षेत्र में आता है भैया, हमारे तृतीय क्षेत्र में आता है ना, तृतीय क्षेत्र में आता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हमने नागरिक उड्डयन नीति भी लाई है, फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति लाई है मध्य प्रदेश, है ना। पंप हाइड्रो स्टोरेज योजना भी लाई हमने, कब, 2025 की। साथ ही साथ आप याद रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा भी नीति लाई है हमने, कौन सी, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, सीजीडी। आखिर सीजीडी कौन सी है ना, मध्य प्रदेश सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति लाई है हमने। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति लाई है, और मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नीति लाई है। तो ये सब रही हमारी नीतियों की बात। ये आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, तो आप पूरी 18 की 18 नीति पढ़ सकते हैं, है ना, 18 की 18 नीति पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आखिर इतना सरकार जब कर रही है तो इससे फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। अब आप देखिए, अब आपको मैं बताऊं तो निवेश सबसे ज़्यादा कहाँ आया, है ना। अगर निवेश की बात कर ले तो निवेश का क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए निवेश कहाँ कहाँ, तो देखिए आपको शुरू की चीज़ें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो सर्वाधिक निवेश आया है ना, तो इसी क्षेत्र में आया है जिसमें हम चाह रहे थे कि औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन में, देखिए इसमें निवेश 8.6 लाख करोड़ का निवेश आया, और इससे रोजगार कितना सृजित होगा, 6 लाख। तो ये आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इसमें निवेश सबसे ज़्यादा आ किस में रहा है, फिर निवेश से रोजगार कितना सृजित होगा। तो औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग, देखिए इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगर बात करें कि निवेश के लिए लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किन किन जगहों को किया, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जहां ऑर्गेनाइज हो रहा है वहां, और इंदौर में तो होगा ही कि इंदौर क्योंकि हमारी आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी है इंदौर, तो इंदौर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया, है ना। जो इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर की प्रथम चॉइस थी कौन सी, हमारी इंदौर। दूसरी चॉइस लोग उनकी बनी है भोपाल, जहां ऑर्गेनाइज हुआ था, अर्थात भोपाल में दूसरी चॉइस उनकी कौन सी बनी है, भोपाल। तो आप इसको याद रखिएगा, दूसरी चॉइस में आया हमारा भोपाल। अब देखिए इसके मायने जब और बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक निवेश जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ था हमारा, मैं आपको मैप की अगर सहायता से बनाऊं तो शुरू से ही उद्योगों का संकेंद्रण हमारे पश्चिमी क्षेत्र में रहा है। लेकिन इस बार निवेशकों ने, देखिए इंदौर और भोपाल तो है ही, लेकिन उसके अलावा लोगों की पसंद जो थी इस बार के इन्वेस्टर समिट में, तो उन्होंने महाकौशल का क्षेत्र और साथ में बघेलखंड का क्षेत्र, महाकौशल और बघेलखंड के क्षेत्र में भी काफ़ी निवेश करने की बात कही है। इसमें एक मुख्य नाम आता है हमारा अडानी ग्रुप का, हमारे अडानी ग्रुप का इसमें नाम आता है, तो ये नीचे दिखेगा आपको। तो ये देखिए अडानी ग्रुप में कहा है कि हम 2.10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कितना रोजगार सृजित होगा, 1 लाख रोजगार सृजित होगा, 1 लाख रोजगार सृजित होगा। देखिए चीज़ों को इस तरह से पढ़िए कि आपको अधिक समय तक याद रहे, है ना, अधिक समय तक याद रहे। उसके पीछे होने वाले घटनाक्रम, मैं बार बार कहता हूँ, प्रतिसमुत्पाद, अर्थात हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आखिर ये हुई है अगर समिट, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। किन किन क्षेत्रों में इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया है,
किन किन क्षेत्रों में इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कुछ हमारा, है ना, तो उनमें ध्यान देना ज़्यादा जरूरी था। फिर मध्य प्रदेश को, है ना, हमने बात भी की है, जब शुरू में ही मैंने आपसे बात की थी कि एसडीजी में हम पिछड़े हुए हैं, तो उनको भी आप कोरिलेट करिएगा। एसडीजी में पिछड़े हुए हैं तो उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि एसडीजी का ऑलरेडी लक्ष्य ही है भैया, 2030 तक लक्ष्य को पूरा करना है, 2030 तक लक्ष्य को पूरा करना है। अब थोड़ा सा बस बात और रह गई हमारी, उसको भी करना जरूरी है कि आखिर देखिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन बना था, ये जो 30.77 लाख करोड़ है ना, लाख करोड़ है, ये जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो ये हमारे जो बजट है ना, मध्य प्रदेश का जो बजट है, मध्य प्रदेश का बजट 3.65 लाख करोड़ है ना, मध्य प्रदेश सरकार का बजट 3.65 लाख करोड़ है। इसका कितना गुना है, कितना गुना समझ में आ रहा है आपको? लगभग 10 गुना है। तो ये भी एक फैक्ट वाला क्वेश्चन बन जाता है कि कितने गुना इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है, 10 गुना। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है, जीडीपी का आकार कितना है, तो समथिंग है 13 लाख करोड़ का, 13 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है, 13 लाख करोड़। तो उसका कितना गुना है, तो भैया ये लगभग है 2.5 गुना, लगभग है 2.5 गुना। तो आप इसको भी याद रखिएगा, 2.5 गुना है, बिल्कुल है 2.5 गुना। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, है ना, बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, है ना, बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको पीपीटी में दे दूंगा, जो आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे ही अपनी समझ विकसित करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अभी अभी प्री का रिजल्ट आया है और मेंस का भी रिजल्ट आया है, तो 2024 में मेंस में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और 2025 के मेंस में जो भी स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं मेंस के पेपर में, उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं। आशा है आप सभी लोग पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे। एक ही लाइन कहूँगा कि सिलेबस की एक एक लाइन को केवल उनके डायमेंशन के साथ पूरा कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग इसी फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।